2024 के चुनाव में पेंशन एक बहुत बड़ा मुद्दा था। सभी पार्टियों ने इस मुद्दे को जनता के बीच ले जाने की चुनाव के बाद जीतने के बाद ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने का वादा सभी पार्टियों ने करने की चुनाव का रिजल्ट आने के बाद सरकार बनी और विभिन्न राज्यों में भी चुनाव होने लगे, जिसके कारण सरकार ने पीएस लागू करने की घोषणा की और उसकी विभिन्न सारे विशेषताओं को स्थापित की। आज के वीडियो में हम लोग यह देखने की कोशिश करेंगे किस तरीके से पेंशन की व्यवस्था पहले थी और यूपीएस में कौन सी विशेषताओं को स्थापित किया गया है, जिससे जनता, सरकारी या सरकारी कर्मचारी, प्राइवेट कर्मचारी लाभान्वित हो सके। इसी वजह से आज के वीडियो में हम लोग ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम, एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम और ईपीएस कार्ड पेंशन स्कीम एक एक विशेषताओं की चर्चा करने की कोशिश करेंगे और उस पर चर्चा करके यह समझने की कोशिश करेंगे इसमें क्या था और कौन सी पेंशन स्कीम जनता के लिए ज़्यादा लाभान्वित। तो पहला पॉइंट, ओपीएस 2004 तक लागू था। यह 2004 से लागू किया गया और 2024 तक लागू रहेगा और यह 2025 से लागू हो। दूसरी विशेषता, ओपीएस के अंतर्गत सरकार के ऊपर बहुत बड़ा बोझ था, क्योंकि शिक्षा स्वास्थ्य में वृद्धि के कारण लोगों की औसत आयु में वृद्धि हुई थी। के कारण सरकारी कर्मचारी रिटायरमेंट के बाद ज़्यादा दिनों लेता था। 1991 तक केंद्र सरकार के ऊपर 3,272 करोड़ का पेंशन का बोझ था और राज्य सरकार के ऊपर 3,131 करोड़ का बोझ, जो 2020-21 में बढ़ते हुए केंद्र सरकार के ऊपर 1,90,886 करोड़ हो, तो राज्य सरकार के ऊपर 3,86,001 करोड़ रुपया हुआ। यानी यहाँ पर पेंशन का बोझ बढ़ते चला गया। यहाँ पर यह बोझ बहुत कम हुआ और यहाँ पर चूंकि पेंशन को बेहतर तरीके से मैनेज करने के कारण हो सकता है कि यह बोझ और कम पड़े। तीसरी विशेषता, ओपीएस के अंतर्गत सरकारी कर्मचारियों को पेंशन के लिए किसी प्रकार का कंट्रीब्यूशन नहीं करना पड़ता था, यानी किसी प्रकार का योगदान नहीं करना पड़ता था। सिर्फ सरकार के सेवा करने के कारण रिटायरमेंट के बाद यह पेंशन दिया जाता था, जो रिटायरमेंट के बाद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा कर सके। परंतु यहाँ पर जहाँ कर्मचारी 10% की भागीदारी करेगा, वहीं पर सरकार 14% की भागीदारी करेगा और इस फंड को बेहतर तरीके से मैनेज सरकार के द्वारा किया जाएगा। और इसके अंतर्गत 2 प्रकार के खाते खोले जाते थे, टीयर 1 और टीयर 2। टीयर 1 में जो 10 और 14 का रेशियो था उसको रखा जाता था और उसके मैनेज करके वह धीरे धीरे बढ़ता था। टीयर 2 खाता वही खोल सकता था जो कर्मचारी का टीयर 1 खाता हो, यानी जो कर्मचारी और अधिक बचत करने की भावना रखता था, रिटायरमेंट के बाद एक बेहतर पैसा उसे मिल, तो वह टीयर 2 खाता खोलता था और उसमें वह पैसा जमा करता था। परंतु यहाँ पर कार्ड पेंशन स्कीम के फलस्वरूप 10% जहाँ सरकारी कर्मचारी या प्राइवेट कर्मचारी भागीदारी करेंगे, वहीं पर गवर्नमेंट के द्वारा 18.5% की भागीदारी किया जाएगा, यानी 28.5%। और इसको कर्मचारी और सरकार दोनों मिलकर के मैनेज करेंगे, जहाँ 20% कर्मचारियों के द्वारा मैनेज किया जाएगा, यानी विभिन्न प्रकार के शेयर में लगाया जाएगा, वहीं पर 8.5% सरकार के द्वारा विभिन्न तरीके से किया जाएगा। चौथा,
इसके अंतर्गत पहले से तय फार्मूला के अंतर्गत जब सरकारी कर्मचारी रिटायर होता था तो अंतिम पेंशन का 50% दिया जाता था। साथ ही साथ 2 बार महंगाई भत्ता भी मिलता था। इसके अलावा ओपीएस में पीएस की भी व्यवस्था थी, इसमें पैसा सरकारी कर्मचारी कटवाता था और जब रिटायरमेंट के समय वह पैसा एक मुश्त होता था। इसके साथ सबसे बड़ी दिक्कत थी कि इस पेंशन के लिए, ओपीएस के लिए सरकार के पास कोई विशेष फंड नहीं था जिससे पेंशन दिया जा सके, और पेंशन की व्यवस्था के लिए प्रत्येक साल बजट में एक व्यवस्था करनी पड़ती थी, जिससे सरकार के ऊपर बोझ पड़ता था, यानी जनता के टैक्स का पैसा पेंशन के रूप में सरकारी कर्मचारी को। जबकि इसके अंतर्गत एनपीएस के अंतर्गत जो पैसा मिलता था उसका 60% पैसा एक मुश्त कर्मचारी को लौटा दिया जाएगा और 40% को इक्विटी प्लान खरीदना पड़ता था, और उस इक्विटी प्लान में जो भी प्रॉफिट होता था वह पेंशन के रूप में होता था, यानी 60% एक मुश्त मिल जाता था, जिससे रिटायरमेंट के समय उसके पास एक बेहतर फंड मिल, और 40% इक्विटी में लगा देना पड़ता था, यानी 60% पर कोई टैक्स नहीं लगता था, 40% टैक्स लगता था। यहाँ पर यूपीएस के अंतर्गत रिटायरमेंट के अंतिम समय के 12 मंथ के औसत का 50% पेंशन के रूप में दिया जाएगा। साथ ही साथ फंड को महंगाई भत्ता भी दिया जाएगा, परंतु जो 10% और 18.5% का फंड है वह एक बड़े फंड के रूप में, फंड का डिस्ट्रीब्यूशन तरीके से किया जाएगा यह पता नहीं, सरकार के द्वारा यह क्लियर नहीं किया गया है। पांचवा, ओपीएस के अंतर्गत फैमिली पेंशन की भी व्यवस्था थी। एनपीएस के अंतर्गत भी फैमिली पेंशन दिया जाता था, परंतु 40% फंड फैमिली के मृत्यु के बाद वह फंड कहाँ जाएगा, क्या अधिकारी को मिलेगा या सरकार के पास ही रह जाएगा। और यूपीएस के अंतर्गत भी सरकार की व्यवस्था है कि जो 100% फंड एक बड़े अमाउंट के रूप में इकट्ठा हुआ है, फैमिली को तो पेंशन मिलेगा, परंतु फैमिली के मृत्यु के बाद वह फंड कहाँ जाएगा इसमें की संभावना नहीं। नेक्स्ट, ओपीएस के अंतर्गत महंगाई के हिसाब से पेंशन की रकम बढ़ती जाती थी, परंतु एनपीएस के अंतर्गत यह बाजार के ऊपर निर्भर था। बाजार में ज़्यादा प्रॉफिट अर्जन दिया तो पेंशनधारी का पेंशन बढ़ सकता था, और कम दिया तो पेंशनधारी का पेंशन कम हो सकता। यहाँ पर बढ़ने की संभावनाएं है। 25 साल सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी करेगा फुल पेंशन दिया जाएगा, लेकिन 10 वर्ष भी जो सरकारी या प्राइवेट नौकरी करेगा तो मिनिमम उसे 10,000 पेंशन दिया जाएगा। नेक्स्ट, इसके अंतर्गत सिर्फ और सिर्फ यह लाभ सरकारी कर्मचारी को मिलता था, इसके अंतर्गत प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी नहीं। जबकि एनपीएस के अंतर्गत जहां पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर दोनों तरह के कर्मचारी को यह लाभ दिया गया, वहीं पर इसके अंतर्गत भी यानी सरकारी कर्मचारी के साथ साथ यह प्राइवेट कर्मचारी को लाभ दिया जाएगा। सरकार सभी अंतरों के फलस्वरूप आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि यह पेंशन योजना जनता या कर्मचारियों के लिए लाभ प्रदान कर सकता है, और साथ ही साथ आने वाले फ्यूचर में किस तरीके से यह एक बड़े फंड के रूप में सरकार के पास भी एक फंड स्थापित हो सकता है, नए नए तकनीकी के द्वारा, और इसे नए नए शेयर बाजार या इक्विटी फंड में लगाकर ज़्यादा से ज़्यादा लाभ का अर्जन किया जा सकता है। तो आज हम लोग ओपीएस, एनपीएस और यूपीएस पेंशन स्कीम के द्वारा यह समझने की कोशिश कि कौन से पेंशन स्कीम ज़्यादा लाभदायक था, या आप खुद ही आकलन कर सकते हैं ज़्यादा लाभ प्रदान कर सकता है। जय हिंद, जय भारत।